हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी एडीओ, बिहार सीजीएल या कोई भी कंपटीशंस आप देने वाले हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण साइंस का जो है कंटेंट हम लेकर के अभी फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, जिसका फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं। यह फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 होगा संपूर्ण साइंस में, और जो पहला पार्ट है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक होते हैं जिसको हमने पहले पढ़ा दिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे जो है वीडियो के हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आप पहुंच जाइएगा। वहां पर बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसी में यह वीडियो पहला नंबर पार्ट है। पहले नंबर पार्ट में हमने जो पढ़ाया था उसमें था कि भौतिक राशियां एवं मात्रक, मापक इत्यादि सभी पढ़ाए थे। कार्य ऊर्जा शक्ति हमने आपको पढ़ाया था, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण को पढ़ाया था। अब बिंदु आती है ऊष्मा से संबंधित। तो आज ये सेकेंड नंबर जो पार्ट है इस संपूर्ण साइंस का, फिजिक्स का, उसमें हम आज टोटल कंटेंट जो भी होते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यह एक लेक्चर वीडियो है जिसमें आपको बातें समझाई जाएंगी लेक्चर के माध्यम से और आपके दिमाग में बैठाया जाएगा। तो आज हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? ऊष्मा से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नोट्स जो है अपने लिए इसको मैं बनाता हूं लगातार अपनी स्टडी के लिए, और उस तरीके से यह नोट्स आपके सामने हाजिर करा रहे हैं और इसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऊष्मा एवं क्या? ऊष्मा एवं ताप। याद रखेंगे, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल धीरा धीरा और एकदम आराम आराम से हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे दोस्तों वह रहेगा ऊष्मा एवं ताप। सबसे पहला बिंदु आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा एवं क्या? ताप। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ऊष्मा एवं ताप। सबसे पहले क्या होती है ऊष्मा, किसे कहेंगे? साधारण सी बात में हम लोग चलेंगे कि ऊष्मा के बारे में क्या कहा जाता है। तो ऊष्मा के बारे में कहा जाएगा ऊर्जा का एक रूप जिसके कारण से कोई वस्तु अपने आप में गर्माहट महसूस करती है। याद रखेंगे, ऊष्मा का एक रूप है, यानी कि ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप, ऊर्जा का एक क्या होता है? रूप, जिसके कारण से वस्तु जो होती है वह गर्माहट महसूस करती है। वस्तु गर्माहट महसूस करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? याद रखेंगे दोस्तों, उसे हम लोग ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब रहेगी बात कि ऊष्मा जो है कि ऊष्मा के बारे में सबसे पहली बात क्या है? तो ऊष्मा जो है हमेशा, याद रखेंगे, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाती है। उच्च ताप से किधर जाएगी? निम्न ताप की तरफ। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जो है स्थानांतरित होती है। ये आपको जानने की जरूरत है, स्थानांतरित होगी। तो पूछा जाएगा ऊष्मा हमेशा क्या होती है? तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ बढ़ती है। अब रहेगी बात की दोस्तों इसमें और है कि आखिर वस्तुओं में ऊष्मा क्यों आती है? वस्तुओं में ऊष्मा आने का कारण क्या है? तो याद रखिए, ऊष्मा आने का मुख्य कारण होती है वस्तु में अणुओं की गति। वस्तु में, याद रखेंगे, अणुओं की गति, अणुओं की जो गति होगी, वस्तु में अणुओं की गति की वजह से जो है याद रखने की आवश्यकता है किसी वस्तु में ऊष्मा आती है। अब रहेगी बात कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऊष्मा का मात्रक जो होगा यहाँ पर कैलोरी या जूल होती है। याद रखेंगे, यहां से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होती है। तो ऊष्मा का मात्रक एक नहीं दो हम लोग देखेंगे। ऊष्मा का मात्रक जो होगा एक होगा कैलोरी। याद रखेंगे, ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी। या इसको हम लोग एक और बात समझेंगे, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसलिए ऊष्मा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। याद रखेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात अब ये आ जाएगी कि अब हम लोग अगले दौर में चलने की कोशिश करेंगे। कहा जाएगा एक कैलोरी कितना होता है? याद रखेंगे, एक कैलोरी जो मान होती है वह कितना होती है? याद रखेंगे, एक कैलोरी मान कितना कही जाएगी? दोस्तों, इस संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि अगर 1 ग्राम जल ले लिया जाए, याद रखेंगे, 1 ग्राम अगर जल ले लिया जाए और उस जल का तापमान जो है, मतलब ऊष्मा 1 कैलोरी कितना होती है? तो 1 ग्राम जल का जो तापमान है अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, जितने तापमान पर, जिस तापमान पर जल का 1 ग्राम का मान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी, वही मान इसकी क्या कहलाती है? याद रखेंगे, 1 कैलोरी के नाम से जानी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता हो गया ऊष्मा क्या है। ऊर्जा का एक रूप है, वस्तु उससे गर्माहट महसूस करती है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ स्थानांतरित होती है, वस्तु में अणुओं की गति के कारण से ये उत्पन्न होती है। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? कैलोरी। या क्या होगा?
होगा? जूल होगा। याद रखेंगे 1 कैलोरी बताने के लिए 1 ग्राम जल को यदि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं किसी कारणवश जल की जो ये है आपके पास तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस कर देने के लिए जितनी ऊष्मा खर्ची की गई होगी वही मान उसकी 1 कैलोरी के नाम से जानी जाती है। इतना जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब आगे आता है कि ऊष्मा का मापन कैसे होती है। बहुत ही जबरदस्त चीज है ऊष्मा का मापन। ऊष्मा का हम लोग क्या पढ़ेंगे? मापन। याद रखेंगे ऊष्मा का मापन देखने के लिए, ऊष्मा के मापन को जानने के लिए हमें ध्यान में रखना होगा कि ऊष्मा का मापन जो होता है वो दोस्तों वह तापमापी से होता है। तापमापी जिसको हम लोग प्रायः अपने भाषा में थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे थर्मामीटर। तो यानी ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थर्मामीटर अर्थात तापमापी का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा, एक चीज आपने देखा होगा कि थर्मामीटर अलग अलग, कभी कभी आपने सुना होगा कि फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा, कभी आपने सुना होगा सेल्सियस में मान कितना होगा, फिर आपने सुना होगा केल्विन में मान कितना होगा, और फिर कभी कभी आप सुनोगे कि रोमर में मान कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसी के आधार पर तापमापी अर्थात थर्मामीटर कई प्रकार से बनाए गए हैं। जैसे कि आपके सामने हम अब उपस्थित करने जा रहे हैं थर्मामीटर और थर्मामीटर के प्रकार। आगे देखते हैं थर्मामीटर यानी तापमापी। देखते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तापमापी, एक भी बिंदु को छोड़िएगा नहीं। तापमापी, यह तापमापी आप कितने प्रकार से जानते हैं, उन सबको हम अलग अलग करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यहां पर देखिए नोट्स के रूप में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो पूछा जाएगा कि बताइए तापमापी कितने प्रकार के होंगे। तो मेरे अनुसार जहां तक मैंने पढ़ा है तापमापी 4 प्रकार के होंगे। आइए हम इन चारों के बारे में अध्ययन करते हैं। 1 2 उसके बाद यह 3 हो जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। सबसे पहले नंबर जो तापमापी है उसको सेल्सियस तापमापी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेल्सियस। याद रखेंगे सेल्सियस तापमापी। दूसरा जो होगा उसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। याद रखेंगे फ़ारेनहाइट। तो दूसरा तापमापी का नाम क्या है? फ़ारेनहाइट। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? उसको हम लोग केल्विन कहेंगे। क्या कहेंगे? केल्विन तापमापी। उसके बाद अगला नंबर तापमापी क्या होगा? रोमर तापमापी। याद रखेंगे रोमर। याद रखेंगे रोमर तापमापी। तो यहां से आपको पता चल गया कि तापमापी अर्थात थर्मामीटर कितने प्रकार के होंगे। वह होंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और उसके बाद आपके पास रोमर। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की थर्मामीटर प्रायः उपयोग में लाई जाती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। दोस्तों याद रखने की जरूरत है, सेल्सियस तापमापी को वैज्ञानिक तापमापी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा किस तापमापी का प्रयोग जो है वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। तो याद रखेंगे सेल्सियस तापमान का प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। अब अगली बिंदु है फ़ारेनहाइट। दोस्तों फ़ारेनहाइट को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो तापमापी है उसको हम लोग फ़ारेनहाइट कहते हैं। केल्विन भी एक तापमापी होता है। उसके बाद रोमर तापमापी होती है। अब हम लोग एक एक करके तापमापियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। याद रखेंगे अब हम लोग सेल्सियस तापमान पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेल्सियस तापमान, सेल्सियस और क्या होता है? तापमान। याद रखेंगे तापमान होता है सेल्सियस तापमान, तापमापी। तो सेल्सियस तापमापी किसे कहेंगे? आइए ध्यान से देख लीजिएगा, इस बिंदु को समझिए। दोस्तों सेल्सियस तापमापी जो है अपना स्केलिंग जो होता है डिग्री सेल्सियस में करता है। याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस में। और याद रखेंगे अगर एक सेल्सियस तापमापी हम लोग ऐसे अगर बना ले, थोड़ी देर के लिए स्केलिंग कर लेते हैं, तो यहां पर एक मान होगा जिसको 0 डिग्री सी बोलेंगे। यहां पर एक मान होगा जिसको 100 डिग्री सी कहेंगे। ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा यह सबसे निम्नतम बिंदु को इसका हिमांक बिंदु कहते हैं। पूछा जा सकता है कि बताइए कि सेल्सियस तापमापी में हिमांक बिंदु का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिस बिंदु पर जाकर के वह भाप बनने लगे यह उसकी भाप बिंदु कहलाती है। याद रखेंगे तो सेल्सियस तापमान जो होती है हिमांक पर 0 डिग्री सेल्सियस और भाप पर 100 डिग्री सेल्सियस होती है। अब 0 से 100 तक अगर पहुंचेंगे तो इसको जो होता है 100 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक का मान बता देगा। प्रत्येक इसमें एक का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपको उम्मीद होना चाहिए सेल्सियस तापमान जो होती है हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, भाप मान जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 टुकड़ों में इसको बांटा जाता है। एक एक करके हम लोग बिंदु को समझेंगे। अब आइए दूसरा नंबर तापमापी यहां पर ही देख लेते हैं। एक और तापमापी है जिसको हम लोग यहां पर मान लीजिए दूसरा नंबर फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट याद रखेंगे, बाद में इसमें हम
मतलब भाप बिंदुओं को यानी माप को जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे, केल्विन में कैसे बदलेंगे, रोमर में कैसे बदलेंगे, ये सब बिंदु आपको बताने वाले हैं। याद रखिए फ़ारेनहाइट, याद रखेंगे अगर यहाँ पर एक स्केल खींच ले फ़ारेनहाइट के लिए तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसको 32 बोलेंगे, 32 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर जो मान होगा उसको दोस्तों बोलेंगे 212। याद रखेंगे 200 कितने हो जाएगा 12। तो अब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यहां से हम लोग अगले बिंदु को समझेंगे। कहता है कि 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। तो पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट में जो होती है हिमांक बिंदु कितना होता है, तो याद रखना है फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होती है, और वहीं पर पूछा जाए कि इसका जो भाप बिंदु होता है वह कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे दोस्तों, अगर 2 में से 2 घटा लेंगे तो 0, और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचे 11, यहाँ पर आपके पास 2 में से 2 तो घटा लिए तो 0, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 और 1। याद रखने की जरूरत है कि जो फ़ारेनहाइट होता है वह 180 डिग्री के टुकड़ों में अपने मान को देता है। इसके एक बिंदु को हम लोग 1 फ़ारेनहाइट के नाम से जानते हैं। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि सेल्सियस जो तापमापी होता है वो 100 भागों में अपने मान को देता है, यदि फ़ारेनहाइट को देखेंगे तो 180 भागों में बांटेगा। अब बाकी और भी 2 आपके पास जो तापमापी है उसको देखते हैं। अगला तापमापी आपके पास आ जाएगा जिसको हम लोग केल्विन तापमापी के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं पुनः इसको एक बार फिर से, और बढ़िया से हम लोग इसको ये करते हैं। देखिएगा अगला बिंदु आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन तापमापी। याद रखें केल्विन तापमापी, केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी जो होती है उसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका हालचाल क्या है। केल्विन तापमापी पर दोस्तों पहला जो बिंदु होता है वह 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। अब यहां पर मान होता है 373 केल्विन। याद रखेंगे अगर 373 में से अगर हम 273 घटा लें तो ये 100 भागों में बढ़ जाती है। ये 100 का काम क्या है इसमें हम लोग जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप बस बने रहिएगा। 100 भागों में 373 में से 273 भागेंगे तो यहां पर 100 भाग बचेगा। इसका प्रत्येक एक भाग एक केल्विन के नाम से जाना जाएगा। याद रखेंगे तो केल्विन तापमापी पर जो पूछा जाएगा हिमांक बिंदु कितनी होती है, तो केल्विन के तापमान पर दोस्तों हिमांक जो बिंदु होता है वह कितना होता है 273। केल्विन तापमापी पर हिमांक बिंदु 200 कितने होते हैं 73 केल्विन होता है। और उसके बाद भाप बिंदु कितनी होती है, तो भाप बिंदु 373 केल्विन होती है। अब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है केल्विन। अब आता है रोमर साहब की। रोमर की जो तापमापी है उसमें देखेंगे ये अगला बिंदु क्या हो जाएगा, ये रोमर का तापमापी है। यह जो आपने देखा केल्विन का तापमापी है, रोमर की तापमापी यहां पर होगा 0 डिग्री। याद रखेंगे 0 रोमर यहां पर हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 80 रोमर हो जाएगा। यानी पूछा जा सकता है कि रोमर का जो तापमापी है कितने खंडों में अपने मान को देता है, तो रोमर का तापमापी 3 खंडों में 80 खंडों में अपने मानों को देता है। तो याद रखेंगे प्रत्येक जो इसका 80 भाग होगा इसका प्रत्येक एक भाग एक रोमर के नाम से जाना जाएगा। अब बात आती है कि इस तीनों तापमापी चारों तापमापी में क्या संबंध है। कभी कभी रोमर से केल्विन में, केल्विन से रोमर में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए मान आते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले आपने क्या देखा सेल्सियस। याद रखें सेल्सियस में देखिएगा सेल्सियस जो होता है वह 0 से कहां तक 100 तक होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फ़ारेनहाइट, याद रखेंगे फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट जो होता है वह होता है आपके पास 32 से कितने 212 तक होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास केल्विन जो मान होता है, केल्विन का तापमान जो होता है वह 273, इसका मान से 373 तक चलता है। याद रखेंगे। उसके बाद रोमर जो होते हैं, रोमर कहां से कहां तक चलेंगे 0 रोमर से लेकर के 80 रोमर तक। अब इन्हीं के बीच में जो होता है एक नियम स्थापित कर देते हैं, एक संबंध बना देते हैं जिसको तापमापी के संबंध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे C, और C बाई कितने भागों में तोड़ा 100 भागों में। हम चाहते तो 0 - C लिख सकते थे, बराबर देख लीजिएगा। दूसरा बिंदु क्या है 32 है, तो 32 के लिए फ़ारेनहाइट में से आप 32 घटा दीजिए बटा। अब आप देखेंगे क्या होगा, नीचे कितना 100 लिखा, तो ये कितने भागों में फ़ारेनहाइट बटाता है 180 भागों में, इसलिए यहां पर नीचे लिखेंगे 180 फ़ारेनहाइट, बराबर करेंगे। तीसरी मान केल्विन है, तो केल्विन के लिए क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, केल्विन में से 273 घटाएंगे, और बाई यह कितने भागों में टूटता है 100 भागों में 100 करेंगे।
अब यहां पर आता है रोमर के लिए, तो रोमर के लिए क्या है 0, तो 0 है तो बस R रख दीजिए, क्योंकि सेल्सियस था तो यहां पर मैंने 0 सेल्सियस रख दिया, बटा ये कितने भागों में टूटा हुआ है 80 भागों में। तो दोस्तों ये है आपके पास संबंध, याद रखेंगे जो तापमान है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक मतलब मान से दूसरे मानों में या एक रूप से दूसरे तरफ ले जाने के लिए जो होती है, एक स्केल से दूसरे स्केल में ले जाने के लिए यही होता है। C/100 F32 इक्वल टू K-273/100 और इक्वल टू R/80। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण समझिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सेल्सियस का तापमान 10 डिग्री सी है, सेल्सियस का तापमान 10 डिग्री सी है, तो पूछ देता है कि फ़ारेनहाइट में आपका मान क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने की जरूरत है, C बाई कितना करेंगे 100 कर देंगे, इक्वल टू F-32 कर देंगे और बाई 180 करेंगे, किसी को भी रख दीजिएगा। अब यहां पर C का मान कितना रखना है 10, तो इस 10 कर देंगे, 10 दहा का कितना आ जाएगा, रुक जाइए, यहां पर C का मान कितना करेंगे 10 और बाई यहां पर कितने 100 कर देंगे, 10 को कटा दीजिए 10 बार में। अब क्या करेंगे 10 में F से गुना करा दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10F हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर यह 300 आपके पास, यहां से 10 से गुना कराएंगे, इक्वल टू नहीं करिए, पहले इसको 10 से F में गुना करा दीजिए, 10F आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हो जाएगा 320 इक्वल टू 180 डिग्री, 100F कर देंगे, 10F कर देंगे और 180 यहां पर है, अब माइनस में यह है तो प्लस में कर दीजिए। तो याद रखिए 10F रहने दीजिए और देखिए 0 0 कितने हो जाएगा 0 और 8 2 10 का 0, 3 और 1 4 और कितने 5, कटा दीजिएगा 1, तो उस कंडीशंस में इसलिए F का मान कितना हो जाएगा 50 जो होगा फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ऐसे करके तापमानों को एक राशि से दूसरे मतलब एक स्केल से दूसरे स्केल में मापी जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि किस किस तरीके से ये होगा, याद रखें। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। एक होता है दोस्तों परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? देखिएगा परम शून्य तापमान क्या होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पूछा जाएगा तापमान का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो तापमान का अधिकतम मान जो होता है वह दोस्तों अनंत होता है। याद रखें तापमान का अधिकतम मान अनंत होता है, लेकिन तापमान का सबसे न्यूनतम मान का एक निश्चित आंकड़ा होता है। वह आंकड़ा है कि कभी भी तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। याद रखेंगे कोई भी तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं, केल्विन से कम नहीं हो सकता है, केल्विन से। याद रखेंगे इसी तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। पूछा जाएगा परम शून्य तापमान क्या होता है, 273.15 केल्विन आपके पास मान होती है, इसको परम शून्य तापमान के मान से नाम से हम लोग जानते हैं। अब याद रखेंगे एक चीज याद रखिएगा, याद रखेंगे -40 डिग्री सी, याद रखेंगे यह वह तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और जो आपके पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो याद रखना है -40 डिग्री सी पर सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है मानव शरीर का तापमान पूछा जाएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का तापमान याद रखेंगे मानव शरीर का तापमान जो होता है वह डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सी होता है। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे फ़ारेनहाइट में जो तापमान होती है शरीर के, मनुष्य के शरीर का, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मानव शरीर का जो तापमान होता है वह कितना हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा मानव शरीर का तापमान जो होगा वह 37 डिग्री सी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट से ये कम होने वाला नहीं है, मतलब ये उतना मान होता है तापमान का। अब देखेंगे जो अगर क्या होता है कि निम्न ताप को एल्कोहल, बहुत निम्न ताप अगर मापना है, बहुत निम्न ताप मापना है तो किस स्केल का प्रयोग करेंगे, तो याद रखने की आवश्यकता है कि बहुत निम्नतम तापमान मापने के लिए एल्कोहल
एल्कोहल जो तापमापी है उसका प्रयोग करते हैं। एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बहुत निम्न ताप मापने के लिए। और बहुत निम्न ताप मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि दोस्तों एल्कोहल जो होता है 115 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के जमता है। तो बहुत निम्न ताप अगर मापना है तो एल्कोहल तापमापी के द्वारा मापी जाती है। यही कारण है कि तिब्बत इत्यादि बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे जवान होते हैं या बर्फीली क्षेत्र में, उनके शरीर को एल्कोहल देना जो होती है वह मतलब जायज ठहराया जाता है या उसको अनिवार्य होता है। याद रखेंगे, यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक आपके पास तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। देखेंगे दोस्तों, जो बर्फ वाले स्थान होते हैं जहां पर झील इत्यादि, जैसे जम्मू कश्मीर इत्यादि है, वहां पर जो झील है तो उसमें क्या होगा, झील के ऊपर का जो होता है वह झील के ऊपर का पानी जो है बर्फ बन जाता है, लेकिन मछलियां उसके बाद में भी जिंदा रहती हैं। कारण क्या है कि उसके नीचे का तापमान जो होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम आने की वजह से वह बर्फ बना रहता है, लेकिन एक सतह के नीचे जब चलिएगा तो वह 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो याद रखेंगे कितने डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए, तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए। परम शून्य तापमान क्या है? 273, 1.5 से कम नहीं होता, इसको परम शून्य तापमान। -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सी, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। बहुत निम्न ताप जो होगा एल्कोहल तापमापी से मापा जाएगा, क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के जमता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बिंदुएं आपको समझ में आ रही होंगी। अब आइए दोस्तों ऊष्मीय प्रसार देखते हैं। एक क्वेश्चंस आपके सामने, ऊष्मीय प्रसार, गौर से देखिएगा। ऊष्मीय प्रसार क्या है दोस्तों? याद रखेंगे कि किसी भी पदार्थ को या कोई भी ठोस पदार्थ है तो अगर उसको हम लोग जो अगर तापमान देंगे तो तापमान पड़ने से वस्तुएं फैलती है, चाहे वो आपके पास गैस हो या फिर ठोस हो। इन सब को जब हम लोग तापमान देंगे तो उसका प्रसार होगा। इसी प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और याद रखिएगा ऊष्मीय प्रसार जो होगा वह 3 रूपों से हो सकता है। पूछा जाएगा ऊष्मीय प्रसार कितने रूपों से हो सकता है, तो ऊष्मीय प्रसार 3 रूपों से। एक, या तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, याद रखेंगे लंबाई वृद्धि होगी, समझने की आवश्यकता है। दूसरा नंबर, या तो उसका क्षेत्रफल का वृद्धि होगा, क्षेत्रफल का वृद्धि होगा, या नहीं तो उसका आयतन का वृद्धि होगा। याद रखेंगे आयतन वृद्धि। तो ऊष्मीय प्रसार 3 रूपों से होती है। जो लंबाई वृद्धि होगा उस लंबाई वृद्धि को दोस्तों हम लोग बोलेंगे रैखिक प्रसार गुणांक। याद रखेंगे रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार और क्या बोलेंगे गुणांक। ये आपका लंबाई में, किसी वस्तु पर यदि हम लोग तापमान दे रहे हैं और उसके लंबाई में वृद्धि हो रही है तो याद रखेंगे उसको रैखिक प्रसार गुणांक कहेंगे। यदि हम लोग उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्षेत्रफल प्रसार गुणांक के नाम से जानेंगे। इसका नाम क्या होगा? क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। याद रखेंगे प्रसार और क्या गुणांक। घबराइए नहीं, आयतन जो वृद्धि होगा उसको आयतन जो होगा आयतन प्रसार जो होगा इसको हम लोग गुणांक के नाम से जानेंगे। सबसे जरूरी चीज क्या है, रैखिक गुणांक को अल्फा से सूचित करेंगे, क्षेत्रफल गुणांक को बीटा से सूचित करेंगे और आयतन जो गुणांक है उसको हम लोग गामा से सूचित करेंगे। अब इन तीनों के बीच में संबंध क्या है? वो तीनों के बीच संबंध है अल्फा बराबर बीटा बटा 23 बराबर गामा बटा आप देखेंगे 3। तो याद रखेंगे तो अल्फा बीटा और गामा किसके लिए प्रयोग करेंगे? तो अल्फा का मान रैखिक प्रसार गुणांक के लिए, बीटा का मान क्षेत्रफल प्रसार गुणांक के लिए, आयतन प्रसार गुणांक के लिए गामा। तीनों के बीच में संबंध अल्फा बराबर बीटा बटा 23 बराबर गामा बटा क्या होता है? 3 होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों कि आपको यह भी बिंदु समझ में आ गया होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लेकर के हम लोग चले हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऊष्मा से संबंधित, याद रखेंगे ऊष्मा से संबंधित कुछ नियम आए। उस नियम में जो मस्ट इंपॉर्टेंट नियम होती है ऊष्मा से संबंधित वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉयल का नियम। देखेंगे ऊष्मा से संबंधित, ऊष्मा से क्या बोलेंगे? ऊष्मा से संबंधित क्या चलेगा? ऊष्मा से संबंधित नियम। ऊष्मा से संबंधित नियम में पहला नियम हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं? तो पहला नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो देख लीजिएगा दोस्तों, बॉयल का नियम। याद रखेंगे बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या है? बॉयल का नियम 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम लोग चार्ल्स का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स का नियम। दूसरा नंबर नियम है चार्ल्स का नियम। तीसरा नंबर जो नियम होता है वो एवोगाद्रो का नियम होता है। एवोगाद्रो, याद रखें एवोगाद्रो का नियम होगा।
एवोगाद्रो का नियम। ये इंपॉर्टेंट है और आपको जानने की आवश्यकता है। तो आइए देख लेंगे। और भी नियम होते हैं, लेकिन बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाद्रो का नियम, इन तीनों के नियमों को पालन करने वाली गैस को आदर्श गैस कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो वह मतलब गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाद्रो के नियम का पालन करते हैं, उसे हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा। देखेंगे आदर्श गैस का समीकरण, याद रखेंगे आदर्श गैस का समीकरण कितना हो जाएगा। तो आदर्श गैस का समीकरण होता है PV इक्वल टू NRT। याद रखेंगे आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा, PV इक्वल टू NRT। PV का मतलब, P मतलब ये दाब होता है, V मतलब आयतन होता है, N मतलब जो होती है मोल संख्या, इसकी मान होती है, R एक नियतांक है और T से क्या होती है, टेम्परेचर। तो वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और साथ ही साथ एवोगाद्रो के नियमों का पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहेंगे। आदर्श गैस का समीकरण आपके पास ऐसे उपस्थित है। इन तीनों नियमों से क्वेश्चंस कभी कभी दिए जाते हैं, अतः तीनों नियमों को हम बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले बॉयल का नियम कहते हैं, आइए देख लेते हैं बॉयल का नियम क्या है। याद रखेंगे दोस्तों, बॉयल का नियम कहेगा कि निश्चित तापमान पर, याद रखेंगे निश्चित तापमान पर, बॉयल के नियम के लिए याद रखिए V इक्वल टू 1 बाई आपके पास हो जाएगा P। याद रखेंगे 1 बाई P। याद रखिए बॉयल का नियम है एक नंबर। दूसरा नंबर चार्ल्स का नियम देख लीजिए। दूसरा नियम क्या होगा, चार्ल्स का नियम। हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, घबराइए नहीं। चार्ल्स का नियम क्या कहेगा, तो चार्ल्स का नियम कहता है V समानुपाती T। उसके बाद तीसरा नियम हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो का नियम क्या होगा, तो एवोगाद्रो का नियम कहता है V समानुपाती क्या, N, जहां पर N मोल अंश कहलाती है। तो कह दिया जाएगा बॉयल का नियम कहता है कि इस अचर तापमान पर जो आयतन है, अचर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम। चार्ल्स का नियम कहता है कि यदि दाब को स्थिर रखा जाए तो उसका आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। एवोगाद्रो का नियम कहता है कि वस्तु का मोल अंश उसके आयतन के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जो इन तीनों नियमों का पालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आदर्श गैस के नाम से जानते हैं, आदर्श गैस। याद रखें, तो आपको ये समझ में आ गया, ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी में से समीकरण इत्यादि दे दे करके क्वेश्चंस बनाई जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बिंदु समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इसमें देखेंगे। ऊष्मा को छोटा मोटा चैप्टर नहीं समझेंगे, ये एक गंभीर चैप्टर होता है और इसको हल्के में न लीजिए, आप देख लीजिए। आइए देख लेते हैं हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण। याद रखेंगे ऊष्मा का क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा का क्या, स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण यानी देखेंगे ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ये तो बिंदु बिल्कुल आसान है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखेंगे दोस्तों। ऊष्मा का स्थानांतरण जो होगा वस्तुओं में तीन प्रकार से मुख्य रूप से देखने के लिए मिलती है। इन तीनों नियमों में हम लोग सबसे पहले करेंगे चालन, देखेंगे चालन के तहत आती है। दूसरा नंबर जो नियम होगा वह आ जाएगा संवहन, याद रखेंगे संवहन के तहत आती है। तीसरा नियम जो होता है वह विकिरण की तहत आती है, विकिरण, याद रखेंगे। तो पूछा जाएगा ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण जो होती है किन के रूपों से होती है, तो ऊष्मा का संचरण चालन के रूप से, संवहन के रूप से और विकिरण के रूप से। अब बात ये आ जाती है कि क्वेश्चन इस पर एग्जाम्पल सेट करके दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए चालन के माध्यम से क्या होती है। कहता है कि चालन जब होगा ना तो इसमें वस्तु का कण स्थान नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, याद रखेंगे, यानी नहीं छोड़ेगी। नियम है कि चालन कब होगा, तो ऊष्मा के स्थानांतरण का वह नियम जिसमें वस्तु का कण अपना स्थान नहीं छोड़ेगी, तब जाकर के वस्तुएं क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। उसको चालन विधि से गर्म या ऊष्मा देना कहेंगे। जैसे लोहा की छड़ का गर्म होना, लोहा का, बोलिए लोहा का क्या, छड़ का क्या होना, गर्म होना। लोहा की छड़ यदि गर्म हो रही है तो यह चालन के माध्यम से हो रही है। जैसे लोहा की छड़ को ऐसे पकड़ लिया आग के पास, तो कण इधर उधर नहीं, बल्कि धीरे 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 वो एक दूसरे के संपर्क में आकर के जो है संपर्क के माध्यम से वह वस्तुओं को गर्म कर देती है। संवहन किसे कहेंगे, पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। देखेंगे ये संवहन में क्या होगा, संवहन में क्या होगा कि पदार्थ के कण, याद रखेंगे पदार्थ के कण
एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, एक जगह से क्या जाएगी, दूसरे जगह जाएगी। जैसे वायुमंडलीय सतह का गर्म होना, ये देखेंगे वायुमंडलीय सतह का गर्म होना, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना जो होता है वह किसके माध्यम से होता है, वह दोस्तों आपको संवहन के माध्यम से होता है। जैसे कि सूरज का तापमान पड़ा तो नीचे की वायुमंडलीय सतह जो है, नीचे के धूलकण इत्यादि गर्म हो गए, और गर्म होने की वजह से वह उष्मा जो है ऊपर की तरह संवहन करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसलिए इसको संवहन बोलेंगे। विकिरण क्या होगा, बिना माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण होना। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि उष्मा के स्थानांतरण में वह कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बिना माध्यम का गर्म होना, बिना क्या माध्यम, बिना माध्यम का क्या होना, गर्म होना क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं विकिरण। जैसे सूर्य की प्रकाश जो हमारे पास आती है वह सूर्य से चल करके, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं है, यह निर्वात में भी गमन करके हमारे पास पहुंच जाती है। तो सूर्य के द्वारा जो आती है प्रकाश की किरण वो विकिरण है, और विकिरण के माध्यम से यहां पर हमें तापमान लगता है। तो उष्मा का स्थानांतरण आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि यहां तक आपने उष्मा से संबंधित चीजें पढ़ी हैं। तो आइए एक बार पुनः इसको हम लोग दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलते चलेंगे फिर अगले पॉइंट के। उष्मा, उष्मा एवं ताप ऊर्जा का एक रूप है। वस्तु को गर्माहट महसूस होती है, यह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाएगी। वस्तु में अणुओं की गति के कारण होती है। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, इसको जूल भी बोलते हैं। एक कैलोरी का मान 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाई जाएगी तब यह मान 1 कैलोरी कहलाएगा। उष्मा का मापन जो होती है तापमापी या थर्मामीटर से होता है, और यह तापमापी या थर्मामीटर जो होती है 4 प्रकार की होती है। सेल्सियस तापमापी, फारेनहाइट, केल्विन और क्या रोमर। सेल्सियस तापमापी को वैज्ञानिक तापमापी भी कहते हैं, फारेनहाइट को चिकित्सा तापमापी, केल्विन और रोमर आप लोगों के पास अन्य प्रकार की जो है वह तापमापी है। अगला बिंदु आपके पास है सेल्सियस तापमापी जो होता है, हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री भाप का मान होता है, 100 भागों में टूटेगा, प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। फारेनहाइट 32 से स्टार्ट होगा, 212 में चला जाएगा, 212 में से 32 घटाएंगे 180 आएगा। यही कारण है कि इसको 180 भागों में मापते हैं। इसका जो हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट, जो इसका भाप बिंदु होता है वह होता है 212 फ़ारेनहाइट। अगला बिंदु है केल्विन तापमान पर 273 से शुरू होता है, 373 पर खत्म, इसको घटाएंगे तो 100 भाग में, पर इसका हिमांक बिंदु 273 याद रखेंगे, और भाप बिंदु इसका 373 होता है। रोमर जो है 0 से लेकर 80 में मापते हैं, हिमांक बिंदु इसका हो जाएगा 0 रोमर, और 80 रोमर जो होता है इसका भाप बिंदु के नाम से जाना जाएगा। सेल्सियस तापमान, फारेनहाइट, केल्विन और रोमर तापमानों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए इस आंकड़े का इस्तेमाल किए हैं, और C/100 इक्वल टू F/32 और K-273 और by100 है इक्वल टू R/80 आपको लिखा गया है। इन तीनों के बीच में इसको एक रूप से दूसरे रूप में करते हैं। परम शून्य तापमान 273.15 होती है, उससे नीचे नहीं आ सकता है। परम शून्य तापमान अधिकतम कितना होगा, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री C, फारेनहाइट में 98.6, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होती है नीचे होती है। बहुत निम्न ताप को एल्कोहल तापमापी से मापते हैं, क्योंकि एल्कोहल तापमापी जो होता है एल्कोहल 100 आपके पास -115 डिग्री पर ये होता है, जमता है। उष्मीय प्रसार जो होती है वस्तु को उष्मा देने पर उसका बढ़ जाना यानी कि प्रसारित होना, उष्मीय प्रसार 3 रूपों से होगी। लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि। लंबाई में क्षेत्र वृद्धि होगा रैखिक प्रसार गुणांक, आयतन में आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, अल्फा बीटा गामा से इसको सूचित करते हैं। उष्मा से संबंधित नियम दिया बॉयल ने, चार्ल्स ने और एवोगाद्रो ने। मुख्य रूप से इन तीनों को मिला देंगे तो अगर यह गैस कोई इसका पालन करती है तो आदर्श गैस कहलाएगी। आदर्श गैस का समीकरण Pv = nRT होती है, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है मोल अंश है, R जो है उसका एक प्रकार का नियतांक है, और T को टेम्परेचर कहेंगे। अगला बिंदु है बॉयल का नियम कहता है कि उसका आयतन उसके जो आपके पास प्रेशर है उसका व्युत्क्रमानुपाती है। चार्ल्स का नियम कहता है आयतन टेम्परेचर के समानुपाती। एवोगाद्रो का नियम कहता है कि आयतन का मान जो होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। उष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन, विकिरण के माध्यम से होती है। वस्तु का कण स्थान नहीं छोड़ेंगी तब उसको चालन कहेंगे, वस्तु के कण स्थान छोड़ेगी तब उसको हम लोग संवहन कहेंगे, और बिना किसी माध्यम का एक जगह से दूसरे जगह उष्मा का स्थानांतरण हो रहा होगा तो उस स्थिति में हम लोग इसको क्या कहेंगे, विकिरण कहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब अगला पॉइंट आपके सामने आता है, वह है प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख रहे हैं। अब फिलहाल अब हम लोग प्रकाश देखना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लिखने की जरूरत है, कैमरा में ये कट रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं क्लीन। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हमारी कुछ व्यवस्थाएं होंगी। आइए चलिए अब हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बवंडर होता है।
तो प्रकाश में ये नहीं कि हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाएंगे, प्रकाश में जो हेवी पॉइंट होगा उसी को हम लोग पढ़ने चलेंगे। प्रकाश पूछा जाएगा, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करेगी? सीधी बात है, सीधी रेखा में गमन करेगी। सीधी रेखा में। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछा जाएगा विद्युत क्या है? चुंबकीय तरंग है। कौन? प्रकाश। याद रखेंगे। प्रकाश देखने में क्या है? तो प्रकाश तो खुद अदृश्य होती है। प्रकाश कैसी होती है? अदृश्य। क्या करती है ये? वस्तुओं को सदृश्य करती है। वस्तुओं को क्या करेगी? सदृश कहेगी, सदृश करेगी। तो ये प्रकाश से संबंधित मूल बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद होता है कि प्रकाश, याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश के बारे में है कि प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम की जरूरत नहीं है। बिना माध्यम के भी प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाएगी। अब आगे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। सबसे क्या होगा? अधिक होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है, ये आपको ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। और उसके बाद देखेंगे चंद्रमा। याद रखेंगे सूर्य से पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर जो है प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ये याद रखेंगे, बहुत जरूरी। सूर्य से पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में, प्रकाश आने में लगा समय, प्रकाश आने में क्या लगा समय जो होती है वो कई कई अलग अलग इसके आंकड़े दिए होते हैं। तो पहला जो आपके पास मान होगा, सूर्य से प्रकाश की किरणें 8.2 या 3 मिनट, कहीं कहीं 2 मिनट, कहीं कहीं 3 मिनट, प्रायः 2 मिनट होती है। उसके बाद होता है कि चंद्रमा से प्रकाश आने में, चंद्रमा से अगली बिंदु क्या होगी कि चंद्रमा से प्रकाश की किरण कितने देर में आती है। चंद्रमा से प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर कितना देर में आएगी? तो चंद्रमा हमसे नजदीक है, 1.2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक लग जाएगा। याद रखेंगे वायु, प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, सीधी रेखा में गमन करती है, अदृश्य वस्तुओं को सदृश करती है। गमन माध्यम की जरूरत नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगा समय 8.2 या 3 मिनट होते हैं। चंद्रमा से प्रकाश जो होती है 1.2 या 3 सेकंड में हमारे पास पहुंच जाती है। अब जो होगा उसको देखिए। अब होता है कि प्रकाश के बारे में एक व्यक्ति, प्रकाश की चाल का निर्धारण, प्रकाश की चाल का निर्धारण, प्रकाश की चाल का क्या बोले? निर्धारण। तो पूछा जाएगा प्रकाश की चाल का निर्धारण किसने किया था? तो बोलिएगा रोमर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल का निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन है? रोमर। यानी कि प्रकाश का यह वेग जो दिखाई दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये रोमर की ही देन है। उसके बाद प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कहा था, प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कहा कि यह कण है। तो याद रहेंगे कणिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो कणिका सिद्धांत जो है वह दिया गया था आपको न्यूटन के द्वारा। और किसने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है? तो याद रखेंगे हाइगेंस। याद रखेंगे यह व्यक्ति है, हाइगेंस ने इसको तरंग कहा था। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या कहा? तरंग कहा। न्यूटन ने इसको क्या कहा? कण कहा। याद रखें, और ये बिंदु आप लोग सभी के लिए जरूरत होती है। कुछ बिंदु और भी हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आइए देख लेते हैं। यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। निर्वात में थोड़ा प्रकाश की चाल कहीं कहीं देख लेते हैं। प्रकाश की चाल से संबंधित, प्रकाश की चाल से संबंधित क्या होगा? प्रकाश के चाल से संबंधित जो बिंदुएं हैं वह कौन कौन सी आ जाएगी? तो निर्वात में कितना हो जाएगा? अभी आपको बताया, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे, एक नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर होता है कि जो कांच होती है, याद रखेंगे कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच, याद रखेंगे कांच में 3 को 2 कर दीजिए, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा नंबर आपके पास होता है जल। जल में यह मान होता है 2.25 × 10⁸, यहां पर भी होगा। उसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा तारपीन। याद रखेंगे तारपीन में जो प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ होता है। और उसके बाद नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन, 5वां नंबर आपके पास क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ कितना? 8। सबसे ज्यादा आपको जरूरत कौन सी है? किसको किसको याद रखना है? तो याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखिए, कांच में याद रखिए, जल में याद रखिए, तारपीन इत्यादि को नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात रहने वाली नहीं है। अब आइए न्यूटन और प्रकाश इत्यादि के बारे में हम लोगों ने कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला बिंदु, यहीं पर अगला सेंटेंस भी हम लोग देखने जा रहे हैं। अब कहता है कि प्रकीर्णन। याद रखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़िए।
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? यदि कोई कण है, इस पर प्रकाश की कोई किरण पड़ी और उसके अवयवी कण जो होती है, जो 7 होती है, जिसको विबज्योर बोलते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। अगर किसी कण पर पड़ी, कण पर पड़ने के बाद उसके अवयवी कण चारों तरफ छितरा गई, वितरित हो गई, यह घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाएगी। दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक व्यक्ति ने नियम दिया था, जिसको रेले का प्रमेय कहते हैं। याद रखेंगे, रेले प्रमेय कई बार पूछा जाता है। रेले ने क्या बताया था? रेले ने बताया था कि प्रकीर्णन जो होगी, याद रखेंगे, प्रकीर्णन का मान जो होगा 1/, प्रकीर्णन जो होती है समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रकीर्णन जो व्युत्क्रमानुपाती 1/, लेमडा के पावर 4 से। लेमडा क्या है? यह तरंग दैर्ध्य है। याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य है, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रकीर्णन, किसी भी कण से प्रकाश की कण का टकरा करके चारों तरफ वितरित हो जाना प्रकीर्णन कहलाएगा। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। याद रखेंगे, बैगनी का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल का। कम प्रकीर्णन की वजह से ही लाल का प्रयोग खतरे के सिग्नल में की जाती है, या यूं कहेंगे कि जहां पर भी सबसे अधिक दूरी तक अगर देखना है सिग्नल इत्यादि के रूप में, ये होगा। बैगनी जो होती है सबसे कम प्रकीर्णन इसका होती है, बहुत जल्दी जो है ये खत्म हो जाता है। आइए देख लेते हैं प्रकाश में ही। अगला बिंदु पढ़ना है ग्रहण। याद रखेंगे, ग्रहण क्या है? तो ग्रहण जो होती है वह 2 प्रकार की होगी। एक होगा आपके पास क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण। दूसरा होगा चंद्र ग्रहण। याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण किसे कहेंगे दोस्तों? कि मान लीजिए कि आपके पास पृथ्वी हो गई यहां, और यहां पर पृथ्वी हो गया, और यहां पर आपके पास क्या हो गया? यह सूर्य हो गया। पृथ्वी और यहां पर क्या हो गया? सूर्य हो गया। अगर बीच में चंद्रमा आकर अटक गया, याद रखेंगे, बीच में क्या आ गया? चंद्रमा, तो उस समय स्थिति क्या हो जाएगी? सूर्य ग्रहण होगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाने पर कौन सी ग्रह होती है? सूर्य ग्रहण होती है। चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे? इसमें दोस्तों याद रखेंगे, जो सूर्य ग्रहण होगा वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है। याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होती है। उसके बाद देख लेंगे कि चंद्र ग्रहण कब होगा। मान लीजिए कि यह सूर्य है और यहां पर मान लीजिए यह चंद्रमा है। याद रखेंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी घुस गई, याद रखेंगे, तो उस दिन आपको जो होगा चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिलेगा। कौन सा ग्रहण निकलेगा? चंद्र ग्रहण। तो याद रखेंगे, ग्रहण 2 प्रकार के, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाएगा तो उस दिन को सूर्य ग्रहण। आज जब पृथ्वी आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। कितने दिन का लगता है? पूर्णिमा को। तो ग्रहण से संबंधित इन बिंदुओं को हम लोग पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन तो जानते ही आप लोग कि प्रकाश का किसी मतलब चिकने सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश की परावर्तन। याद रखेंगे, यहां पर यह आपतन कोण I, यह परावर्तन कोण R होता है, और यह टोटल मान अगर यहां से यहां तक देखेंगे तो 90 डिग्री, पूरा यहां से यहां तक देखेंगे तो 180 डिग्री। अगर ये पूछ दे कि 25 डिग्री ये है तो आप जानते हैं कि 25 डिग्री ये भी हो जाएगा। लेकिन यह 25 डिग्री है तो यहां पर पूछा जाएगा तो 90 में से आपको 25 घटा देने पर उसका मान आपके पास आ जाएगा। अब देखेंगे, प्रतिबिंब से जुड़े कुछ बिंदुएं होती हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? याद रखेंगे, थोड़ा सा तो आप पढ़े लिखे जरूर होंगे, प्रतिबिंब बहुत भी पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण। याद रखेंगे, वस्तु स्रोत से अगर प्रकाश की किरण आई, वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश क्या बोले? किरण, जब दर्पण से परावर्तित होगी, दर्पण से परावर्तन होगा या लेंस से अपवर्तन होगा, और जिस बिंदु पर यह काटेगी या कटती हुई प्रतीत होती है उसे उसका प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे? 2, काल्पनिक प्रतिबिंब और जो है वास्तविक प्रतिबिंब। कई बार दोस्तों पूछा जाता है समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का गुण, प्रतिबिंब का क्या गुण? समतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब के गुण आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए कि यह बस अगर समतल दर्पण यहां पर रख दिए तो ये सबसे पहले देखेंगे, यहां पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी इसके आकार का बनेगा। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब के आकार के बराबर होती है। नियम नंबर 1 याद रखेंगे, वस्तु दर्पण से जितनी आगे, वस्तु दर्पण से जितनी आगे
प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे। याद रखेंगे, ये आपको बिंदु ध्यान में रखना है। अगर किसी व्यक्ति को अपना समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है पूरा पूरा देखना है तो याद रखिएगा उसको अपने लंबाई से आधा मान का दर्पण लेना होगा, समतल दर्पण। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अगले बिंदु आपके पास होता है कि यदि कोई वस्तु, याद रखेंगे, यदि कोई वस्तु भी वेग के साथ समतल दर्पण के साथ अगर भाग रही है, मान लीजिए समतल दर्पण के साथ ऐसे ऐसे वस्तु भाग रही है, भी वेग है, अगर वो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रही है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा उसके दोगुना वेग से भागेगा। याद रखेंगे, वस्तु का वेग भी है तो प्रतिबिंब का वेग, उसमें जो चाल होगी प्रतिबिंब का वेग का चाल 2v हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, वस्तु दर्पण के जितनी आगे दर्पण से पीछे उतना ही, वस्तु भी वेग से जा रही है तो प्रतिबिंब 2v वेग से जाएगी। अगर प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में यहां पर यानी कि जो किरण है उसका अगर थीटा कोण बनाती है, अगर कहीं पूछ देता है कि माने 30 डिग्री का कोण अगर कोई वस्तु बनाती है तो उसके प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो उस कंडीशंस में याद रखेंगे प्रतिबिंब की संख्या जो होगी 360 डिग्री बटा थीटा -1 आपके पास यह मान हो जाता है। n इक्वल टू 360 डिग्री -1 बाई थीटा। अगर कहीं पर अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा का मान 30 डिग्री बन रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में n बराबर 360 और बाई कितने कर देंगे, 30 कर देंगे, माइनस कर दीजिएगा, इसको कटाइए 0 से 0, 12 तिहाई 36 कर दीजिएगा, 12 में से 1 घटा दीजिएगा। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर 11 प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है आपको थीटा के मान से प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें प्रयोग करना होगा 360 डिग्री बाई थीटा -1। यदि आप चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब आती है आपके पास क्रांति कोण, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्रांति कोण किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सीधी समतल रेखा है, थोड़ा सा क्या रखें, मान लीजिए सीधी समतल रेखा है, ठीक है, यहां पर ऐसे कर देंगे, एक प्रकाश की किरण को ऐसे हम लोग छोड़ेंगे और प्रकाश की किरण को छोड़ने के बाद यह इससे चली जाए कि यहां पर जो कोण बन जाए वह 90 डिग्री बन जाए। तो 90 डिग्री अपवर्तन के साथ बनने वाले जो ये आपतित कोण, आपतन कोण होगा वही इसकी क्रांति कोण आईसी कहलाएगी। याद रखेंगे, तो पूछा जा सकता है कि क्रांति कोण कब बनते हैं, 90 डिग्री अपवर्तन कोण के साथ आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहेंगे और क्रांति कोण को आईसी से सूचित करेंगे। अब आता है अपवर्तनांक। याद रखेंगे अपवर्तनांक किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वायु में किसी वस्तु में चाल, किसी वस्तु में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात को उसका अपवर्तनांक कहेंगे। उतना डिफाइन नहीं करना है, बल्कि आपको मुख्य पदार्थों की आपको अपवर्तनांक पढ़ना है। मुख्य पदार्थ की अपवर्तनांक, मुख्य पदार्थ की क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक। अब मुख्य पदार्थ की अपवर्तनांक कैसे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा बताइए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का कितना होता है, तो ये याद रखिएगा। मुख्य पदार्थों के अपवर्तनांक देख लीजिए, सबसे पहले पानी देख लीजिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.33 होगा। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5 से लेकर 1.9 तक होता है। उसके बाद हीरा, कई बार पूछा जाता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। उसके बाद आपके पास होता है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तारपीन का अपवर्तनांक पूछा जाता है, तारपीन का 2.48। किरासन तेल का कई बार पूछा जाता है, किरासन तेल का अपवर्तनांक 1.44 होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं, अनुपात को। और मुख्य याद रखना है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का 1.5, उसके बाद हीरा का 2.42, वायु का 1, तारपीन का 2.48, उसके बाद किरासन का जो होता है वह 1.44 होती है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अब आएंगे हम लोग अगली बिंदु पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें प्रिज्म एक पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्रकाश, प्रकाश के जो रंग होते हैं दोस्तों, उस प्रकाश के रंगों को 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है पहला नंबर प्राथमिक रंग होता है और दूसरा होता है संपूरक रंग। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है, लाल, नीला, नीला, लाल और क्या, हरा। याद रखें, नीला, नीला, लाल और क्या, हरा, ये 3 ऐसे रंग है जो तीनों को मिला दीजिएगा तो यह श्वेत बन जाता है। इसी को हम लोग प्राथमिक रंग कहेंगे, बाकी को हम लोग संपूरक रंग के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं ना कि यह प्रिज्म होता है, याद रखिएगा यह प्रिज्म होता है। प्रकाश की किरण जैसे जैसे छोड़ेंगे तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण जो होगी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। इसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे नीचे भी होता है, सबसे ऊपर आर होता है, सबसे
अधिक तरंग दैर्ध्य रेड का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का होता है। रेड का जो ये होता है विचलन होता है वह सबसे कम होता है और वायलेट का विचलन सबसे अधिक होता है, याद रखने की आवश्यकता है। अब रहेगी बात कि इसमें ये जो दोनों रंग इसको हटा दीजिएगा तो यहां पर रेड और वायलेट के अंदर जो भी प्रकाश बनेगा उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। पूछा जा सकता है दृश्य प्रकाश किसे कहेंगे? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होने वाली रंगों में रेड और वायलेट के बीच में जितने भी रंग है उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसमें से जो हम लोग नीला ले लेंगे, नीला, याद रखेंगे, नीला, लाल और हरा, इन तीनों को मिला देंगे तो श्वेत बन जाता है और इसी प्रकाश को हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। आइए इसको एक हम लोग आपको प्रिज्म के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह मान लीजिए एक प्रिज्म है और हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया लाल, याद रखिए, यहां पर हमने लिख दिया नीला और यहां पर रख दिया क्या, हरा। तो उस कंडीशंस में देखिए ये और उसके बाद देखेंगे ये और ये सब मिलेंगे तो इनके माध्यम से यहां पर हो जाएगा मैजेंटा, याद रखेंगे, मैजेंटा। उसके बाद यहां पर आएगा सियान, याद रखिए ये सियान हो जाएगा और यहां पर आएगा आपके पास पीला। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल और हरा को मिलाने से क्या बनेगा, पीला। कभी कभी पूछा जाएगा कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, पीला। और ये दोनों को जब मिलाएंगे तो यहां पर देखिए ये अगर मिल जाता है तो वो भी श्वेत हो जाता है। पूछा जाएगा लाल और नीला के मेल से क्या बनता है, मैजेंटा। हरा और नीला के माध्यम से क्या बनता है, तो सियान। कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, कई बार ये पूछे गए हैं। उम्मीद करेंगे कि अब आप इसको समझ गए होंगे। आइए, कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस में रखेंगे तो कहां बनेगा। तब उस स्थिति में क्या होगा आपके साथ, उस स्थिति में आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और क्या, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो रूप होते हैं, एक होता है आपके पास अवतल और दूसरा होता है उत्तल। याद रखिए समतल दर्पण का कोई अपना रूप नहीं होता है। समतल दर्पण में पूछा जाता है कई बार कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप अनंत याद रखिएगा। और याद रखिएगा समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या, जैसे कि मैं देख रहा हूं सर कैमरा में मैं हूं ना, तो मैं पकड़ रहा हूं अपना क्या, दाया, लेकिन कैमरा में मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पर कि मैंने अपना बायां पकड़ा है। इसी को पार्श्विक कहते हैं। ऐसे बदल जाना, न कि ऐसे, ऐसे हो जाने को उल्टा कहते हैं, लेकिन ऐसे का ऐसे हो जाना उसको पार्श्विक कहते हैं। यह समतल दर्पण में होता है, याद रखेंगे। यह आपके पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का पूछा दिया जाता है तो पूछा जाएगा यहां पर ध्रुव होता है। जाएगा ध्रुव पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ध्रुव पर बनेगा। यहां पर एफ होता है फोकस दूरी, यहां पर वक्रता केंद्र सी होता है। कह दीजिएगा कि पी पर रहेगा तो कहां बनेगा, पी पर। पी और एफ के बीच में रहेगा तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। एफ पर रहेगा तो कहां बनेगा, अनंत पर। एफ और सी के बीच में रहेगा तो कहां बनेगा, अनंत और सी के बीच में, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद एफ और सी पर रहेगा तो कहां बनेगा, सी पर बनेगा। और उसके बाद सी और एफ के बीच में रहेगा तो क्या बनेगा, सी और एफ के बीच में। अगर यहां पर रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। इस बिंदु को आपको जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों इसमें एक चीज और आता है, मानव नेत्र। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि मानव नेत्र से संबंधित चीजें बताइए। देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये मानव नेत्र आपको 100% एक चीज आपको खाका मैंने यहां पर अपना खींच दिया यहां से। अब अगर मान लीजिए कि यह आपके पास एक मान आ जाती है, अब यहां से आपके पास इस तरीके से आप ऐसे कर दीजिए और यहां पर आप में ला लीजिए एक ठो लेंस बना लीजिए। इस लेंस को हम लोग मानव नेत्र कहते हैं, सॉरी नेत्र लेंस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद यह जो मान होता है इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्निया। यह जो मान है इसको रेटिना कहते हैं। क्या कहेंगे, रेटिना। यह जो मान है इसको श्वेत पटल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां जो होता है यह पीत बिंदु है, याद रखें, यह पीत बिंदु है। यह जो होती है इसको कश्चाभ द्रव कहते हैं। ये आप तो जानते ही होंगे, कश्चाभ द्रव कहते हैं। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। पूछा जाएगा कि मानव का कौन सा वह भाग नेत्र का है जिसको दान किया जाता है, तो नेत्र दान में कॉर्निया दान की जाती है। आइरिस जो होती है वह रंग का मतलब परितारिका जो होता है वो आंख के रंग के बारे में बताता है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को पकड़ करके रखती है, ठीक है। नेत्र के लिए सबसे जो निम्नतम बिंदु होती है, नेत्र के लिए निम्नतम बिंदु जो होती है वह दोस्तों होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम बिंदु कितना होता है नेत्र के लिए, तो अधिकतम बिंदु आपके पास होता है आपका यह अनंत होता है, याद रखिएगा, अनंत। और अगले बिंदु और भी हैं, देख लीजिएगा।
नेत्र में ये जो आपके पास पलक होता है उसका काम ये आपके पास क्या करता है, फोटो कैमरा में वो शटर करता है, पलक का काम शटर करता है। लेकिन जैसे रेटिना का काम नेत्र में होती है, वैसे ही फोटो कैमरा में जो होती है वह फोटोग्राफ फिल्म जो होती है वह उस पर प्रतिबिंब उसमें बनता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगले बिंदु, अब आइएगा कि समंजन क्षमता एक चीज होती है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? ये मतलब नेत्र का अपना एक मतलब ये एक क्वालिटी है कि वह विभिन्न प्रकार के विभिन्न दूरियों पर रखी जाने वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने फोकस दूरी को अपने आप से उसको एडजस्ट करता है। इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगली बिंदु है समंजन क्षमता, तो आपने पढ़ लिया। नेत्र दोष पढ़ना होता है। क्या पढ़ेंगे? नेत्र दोष। नेत्र दोष क्या होती है? तो नेत्र दोष का मतलब कि भिन्न भिन्न दूरियों पर, जैसे आप युवा हैं, चाहे आप बेहतर नेत्र वाले हैं, किसी भी प्रकार से आपको नेत्र में कोई फॉल्ट नहीं है, तो भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी जाने वाली वस्तुओं को आप स्पष्ट रूप से देख पाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके नेत्र में समस्या आ जाएगी, ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपके मानव नेत्र में समस्या आ जाएगी तो विभिन्न दूरियों पर रखे जाने वाली वस्तुओं को आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाइएगा। इसे हम लोग नेत्र दोष के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? नेत्र दोष। पूछा जाएगा नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान में रखिएगा, नेत्र दोष की जो प्रकार होती है वो मेरे प्यारे साथियों वह जो होती है 4 प्रकार की होती है। एक नंबर होता है दूरदृष्टि दोष, याद रखें। दूसरा नंबर आपके पास होता है निकट दृष्टि दोष। उसके बाद होता है आपके पास अबिंदुकता और जरा दूरदर्शिता। अबिंदुकता होती है और अंतिम नंबर जरा दूरदर्शिता होती है। तो याद रखें नेत्र दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। अबिंदुकता को दूर करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों, अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग की जाती है। अब इसमें आता है ये नेत्र दोष, देंगे दूरदृष्टि दोष उत्तल, निकट दृष्टि दोष अवतल, अबिंदुकता बाइफोकल और इसके बाद ये बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। अब जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है दृष्टि निर्बंध। याद रखेंगे दृष्टि, याद रखें दृष्टि निर्बंध क्या है? याद रखें दृष्टि लिखा रहा है, दृष्टि पढ़ते हैं। यहां देखिए दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है? तो किसी भी वस्तु को अगर आपके नेत्र के सामने रखा जाएगा, यानी जैसे कि मैं कलम आपको दिखा रहा हूं, अगर नेत्र के सामने रखा जाएगा, हटाने के बाद भी 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब आपको इमेजिनेशन होता रहेगा, लगभग आपको महसूस होता रहेगा कि यह वस्तु यहां पर सामने दिखाई दे रही है। इसी को दृष्टि निर्बंधता के नाम से जानते हैं। आंखों का शंकु कम होने पर, आंख में जो होता है ना शंकु और क्या होती है? छड़ होती है। शंकु और छड़ के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क को यह सूचना मिल पाती है कि कौन सी वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, उल्टी है, सीधी है, दाएं है, बाएं है, इसका कलर इत्यादि, इन सभी चीजों के बारे में। मानव नेत्र की आंख का रंग उसके परितारिका के द्वारा जो होती है स्पष्ट होती है। याद रखेंगे मानव नेत्र की जो आंख का रंग है वह भूरा है, नीला है, काला है, ये परितारिका के माध्यम से की जाती है। अब आगे देखेंगे आंख में शंकु कम होने पर वह सभी रंगों को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसको वर्णांधता कहते हैं। याद रखेंगे वर्णांधता। वर्णांधता किसे कहेंगे? तो देखेंगे जब हमारे आंख में शंकु और छड़ में से जो शंकु और छड़ होती है उसमें शंकु का मान अगर कम हो जाता है तो हम लोग सब रंग को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे और ऐसी स्थिति में आपको वर्णांधता हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि यह बिंदु आपको प्रकाश से संबंधित चीजें जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एक्सप्लेन किया है और आपको आराम आराम से इस चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों कभी कभी होता है कि आपके पास विद्युत धारा से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें, विद्युत धारा को पढ़ लीजिए, हल्का फुल्का पढ़िएगा, हो जाएगा। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों याद रखेंगे ध्वनि के बारे में बीपीएससी एडीओ ने कहा है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी और क्या होता है? डीसी। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश की सतत प्रवाह होती है। आवेश की क्या? सतत प्रवाह। दूसरा बात याद रखना है कि आवेश जो होती है धारा के विपरीत में चलती है। आवेश जो होती है धारा के विपरीत होती है। याद रखेंगे धारा के विपरीत। आवेश कभी भी यानी इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है? धारा के विपरीत होती है। एसी का मतलब होता है कि जब धारा ऐसे प्रवाहित हो कि समय के साथ वो अपने जो है संचरण की दिशा को बदलती चले। डीसी जो होता है वह परिवर्तित नहीं करती है, वह सीधे भागने की कोशिश करती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिससे
ए से सूचित करते हैं। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित होती है, तो इसके कुल धारा के मान को हम लोग 1 एम्पियर के नाम से जानेंगे। तो ये भी बिंदु आपकी हो जाती है क्लीन। अब इसमें होता है कि प्रतिरोध क्या है, देखेंगे प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध जो होती है वह दोस्तों, प्रतिरोध क्या करती है कि ये धारा के प्रवाह में रुकावट डालती है। धारा के प्रवाह में रुकावट, धारा के प्रवाह में क्या करेगी, रुकावट उत्पन्न करेगी। और इसका जो है इसका मात्रक ओम होता है। ओम को ओमेगा से सूचित करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नियम दिया था, उन्हीं के सम्मान में इसको रखा गया है। अब आइए देखेंगे ओम का नियम जानने से पहले विभव समझ लीजिए। विभव किसे कहेंगे दोस्तों, विभव जो है एक प्रकार की कार्य है जो आवेश को कहां से लेकर जाती है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में क्या हुआ, किया गया क्या हुआ कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। वोल्ट को सूचित भी से करते हैं और यह समझ लीजिए आलेसांद्रो वोल्टा के समान में रखा गया है। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहेंगे और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखेंगे। इसी संबंध में जॉर्ज साइमन ओम जो है एक नियम दिया। जॉर्ज साइमन किसने, ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया और वह नियम है भी समानुपाती क्या, आई, यानी कि विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होती है। भी बराबर क्या कर लेते हैं, आई। इसके लिए जरूरत है कि तापमान नियत रहे। तापमान क्या रहना चाहिए, नियत। नियत तापमान पर किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करने से उनके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाली विभवांतर जो भी होगी वह उसके समानुपाती होता है। याद रखेंगे, ये सभी बिंदुएं जरूरी है। उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध का संयोजन कैसे होगा, प्रतिरोध का संयोजन जो होती है, प्रतिरोध का संयोजन जो होता है वह दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार से, एक होता है श्रेणी क्रम, याद रखिएगा, और दूसरा होता है समानांतर क्रम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। श्रेणी क्रम का प्रयोग जो होती है वह एक ही विद्युतीय परिपथ में सभी को कनेक्ट किया जाता है। समानांतर क्रम में जो है घरेलू परिपथ जो है वह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो घरेलू परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम एक पूछ दिया था बीपीएससी टीआरई में कि बताइए कि जो खंबा है, बिजली का खंबा, उस पर विद्युतीय तार जो होती हैं वह किस रूप में जोड़ा गया। ऑप्शन था समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम। तो आप इसके बारे में इसको हल्के फुल्के में नहीं ले तो बढ़िया रहेगा। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसका मूल प्रतिरोध यानी कि टोटल प्रतिरोध सबसे कम से भी छोट होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा से भी बड़ा होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का मान उसके सबसे बड़ी प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। समानांतर क्रम में जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा सबसे छोटी प्रतिरोध से भी छोटी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में था। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखने की कोशिश करें। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज के इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों को जब आप एडजस्ट कीजिएगा तो यकीनन समझिए कि आप बहुत बेहतर कर पाइएगा। एग्जामिनेशंस में थोड़ा आराम से स्पीड कम कर लीजिएगा और उसको देख जाइएगा, कोशिश करिएगा इसको बना लेने के लिए। मिलेंगे अपने नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।